स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें। आपकी जो कृतिका पुस्तक है भाग 1 उसका दूसरा पाठ है और लेखिका है इनकी मृदुला गर्ग। संस्मरण शैली में लिखा हुआ पाठ है। आप देख रहे हैं हमारे सामने मृदुला गर्ग जी का एक चित्र है। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी है ये। इनका नाम मृदुला गर्ग। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1938 को हुआ था और ये अपने जीवन के 82 वर्ष पूरे कर चुकी हैं और अभी भी अपने लेखन कार्य व समाज कार्यों से जुड़ी हुई हैं। इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप, जादू का कालीन, चितकोबरा, कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी आदि हैं। हिंदी भाषा में इनका लेखन कार्य हुआ है और इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने एमए किया हुआ है। इनको बहुत सारे पुरस्कार व उपाधि मिले हैं जिनमें व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान आदि। तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने अपने पाठ मेरे संग की औरतें, अब पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने इस संस्मरण में, संस्मरण कहते हैं बच्चों जो स्मृति के आधार पर लिखा जाता है उसको संस्मरण कहते हैं। यानी लिखने वाला जिनके बारे में लिखता है उनके साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया हुआ होता है और वो उनको अच्छे से जानते हैं। तो स्मृति के आधार पर किसी के बारे में कुछ लिखना संस्मरण कहलाता है। तो लेखिका ने अपने परिवार की कुछ औरत सदस्यों के बारे में लिखा है जिनके व्यक्तित्व से वो काफ़ी प्रभावित रही हैं। तो इसमें जो औरतों का जिक्र आएगा वो एक तो स्वयं लेखिका हैं, उनका नाम मृदुला गर्ग और घर का नाम उनका उमा है। हिंदी भाषा की वो लेखिका हैं। फिर है लेखिका की नानी, लेखिका की माँ, लेखिका की दादी, लेखिका की परदादी, उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत, घर का नाम उनका रानी और वो भी हिंदी भाषा की लेखिका। तीसरी बहन है उनकी चित्रा। देखो, बड़ी बहन मंजुल भगत, दूसरे नंबर की स्वयं लेखिका, तीसरी बहन है चित्रा, घर का नाम उनका गोरी, चौथी बहन है रेणु। देखो, मृदुला गर्ग का घर का नाम उमा, मंजुल भगत का घर का नाम रानी, चित्रा का घर का नाम गोरी। अब उस ज़माने में यानी 1938 में तो लेखिका पैदा हुई और 1936 में या 34 में उनकी बड़ी बहन पैदा हुई होगी। तो इतने पुराने ज़माने में लड़कियों के दो दो नाम पिता ने बड़े प्रेम से रखे हैं। तो समाज के लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि इतनी लड़कियां हैं, एक एक नाम से काम नहीं चलता, जो दो दो नाम रख लिए। तो समाज के डर से उन्होंने जो बाद में जो दो लड़कियां हुई उनका एक एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। रेणु और चित्रा नहीं लिखती, अचला अंग्रेजी भाषा में लिखती है क्योंकि इस समय थोड़ा आगे बढ़ गया था तो समय की मांग के अनुसार। और इनका एक भाई है राजीव, वो भी लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके हम इन व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेखिका की नानी की। लेखिका ने पाठ में बताया है कि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। लौटने पर वे विलायती रहन सहन के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे, लेकिन नानी पर उनके रहन सहन का कोई असर नहीं पड़ा और ना ही नाना ने उन्हें अपनी तरह जीने के लिए दबाव बनाया। जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, यानी उन्हें कोई बीमारी हो गई थी, तो उन्हें 15 वर्ष की इकलौती बेटी की शादी। अब 15 वर्ष की इकलौती बेटी कौन है? लेखिका की माँ। उनको उनकी फिक्र हो गई। जीवन भर पर्दे में रहने वाली औरत ने अपने पति से उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। यानी नानी ने किससे मिलने की इच्छा व्यक्त की? अपने पति के दोस्त प्यारेलाल शर्मा से, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सुनकर सब हैरान, लेकिन मौके की नज़ाकत क्या थी? नानी बहुत ज़्यादा बीमार थी और शायद उनका कोई ऐसी बीमारी होगी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होगा और वो उनका अंतिम समय उन्होंने मान लिया होगा।
तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए प्यारेलाल शर्मा को बुलाया गया। अब नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा के सामने जो कहा वह सचमुच में हैरत अंगेज यानी आश्चर्य में डालने वाला था। क्या कहा था देखते हैं। जिंदगी भर अपने पति से मुंह खोलकर बात न करने वाली औरत कौन थी? नानी। आज आखिरी वक्त में मुंह जोर हो गई थी। मुंह जोर यानी खुलकर बोलने वाले। उन्होंने प्यारेलाल शर्मा से कहा कि मेरी बेटी के लिए वर आप तय करेंगे, क्योंकि मेरे पति तो साहब है। साहब किनको कहा है उन्होंने? अंग्रेजों की तरह रहने वाले व्यक्ति को साहब यानी ठाठ बाट से रहते थे, नौकर वोकर उनके काम करते थे। और वो पाठ में जिक्र किया है कि वो चेहरे मोहरे यानी शक्ल सूरत में बिल्कुल अंग्रेजों जैसे थे, सिर्फ जन्म से वो जात से हिंदुस्तानी थे। बाकी उनका रहन सहन, उनकी खुद की शक्ल, उनकी कदकाठी सारी अंग्रेजों जैसी, जैसे अंग्रेज होते ना गोरे गोरे, ऐसे उनके नाना जी थे। और उन्होंने कहा मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहब के फर्मा बरदार से हो, यानी अंग्रेजों का हुक्म मानने वाले। फर्मा बरदार होते हैं हुक्म मानने वाले, कि अंग्रेजों के हुक्म मानने वाले से, क्योंकि जैसा जो इंसान होगा वो वैसा ही अपनी बेटी के लिए वर ढूंढेगा। तो नाना जो तो शानो शौकत में रहने वाले थे, तो वो अपनी बेटी के लिए वर भी ऐसा ही ढूंढते हैं। नानी का इस प्रकार अपने अंतिम समय में अपनी इकलौती बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से करवाने का वचन लेना उनके अंदर छिपे हुए देशभक्ति के जज्बे का परिचय देता है। यानी अपनी आज़ादी से बेखबर इस औरत के अंदर देश की आज़ादी का कैसा जुनून था। अपनी आज़ादी से बेखबर नानी निजी ज़िंदगी में कितनी आज़ाद ख्यालों की रही होंगी, यह हमें बाद में समझ में आया। नानी ने इस प्रकार की इच्छा जाहिर की करके न सिर्फ देशभक्ति का परिचय दिया, बल्कि आज़ादी की एक नई परिभाषा भी कायम की। यानी नानी के व्यक्तित्व से हम शिक्षा ले सकते हैं कि अपने मनपसंद वस्त्र पहनना, अपने मनपसंद का खाना, मनपसंद घूमना, ये आज़ादी नहीं होती। आज़ादी की तो परिभाषा ही कुछ और है। अब लेखिका की माँ की शादी। लेखिका की माँ यानी नानी की पुत्री, जिनका उन्होंने वचन लिया था प्यारेलाल शर्मा से, तो उस वचन के अनुसार लेखिका की माँ की शादी नानी को दिए वचन के अनुसार एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था, और उसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला कुछ भी नहीं था। लेखिका की माँ अपनी माँ यानी नानी और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। मजबूर शब्द इसलिए यहाँ पर दिया गया है क्योंकि अगर नानी उसका विवाह ऐसे परिवार में ना करवाती तो उसके पिताजी यानी लेखिका के नाना जी अपना जैसा कोई वर ढूंढते जहाँ पे नौकर चाकर होते काम करने वाले। और जिस प्रकार लेखिका की माँ सुंदर, नजाकत से भरपूर, कमसिन थी, वैसा ही उसको घर मिलता और वैसा ही वो अपना जीवन व्यतीत करती। लेकिन क्योंकि नानी ने के विचार लेखिका की माँ के अंदर थे और उधर जिस परिवार में उसकी विवाह हुआ था, शादी हुई थी, वो भी गांधीवादी विचारों वाला था, तो लेखिका की माँ के संस्कारों में था परिवार की मर्यादा को बनाए रखना। तो उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया कि वो इस घर में नहीं रहेंगी। खाली जेब, सिर्फ शोहरत कमाते हुए, सिर्फ शोहरत कैसे कमाता था वो, जिससे शादी हुई थी लेखिका के पिता, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेकर, जेब में कोई पैसा नहीं, सिर्फ शोहरत कमाते हुए सिरफिरे लड़के को सिरफिराई कहेंगे। ICS की परीक्षा में बैठ सकता था लेकिन आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और इतनी बड़ी परीक्षा से वंचित रह गया। तो सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपना किसी रोमांचक कथा से कम नहीं था। किसने सौंपी थी अपनी नाजुक जान लड़की? नाना ने। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, यह सब रोमांचक उपकथाएं थी जो लेखिका की माँ की शादी की कहानी के तिलिस्म यानी जादू को और गहरा बना चुकी थी। यानी लेखिका अपनी माँ की शादी की जो जिस ढंग से माँ की शादी हुई थी उस समय को वो कहानी बता रही है। और वास्तव में जो कहानी होती है ना, कल्पनाशीलता होती है कहानी में, इमेजिन करते हैं हम कहानियों की, सच्चाई नहीं होती। तो ऐसे ही ये बात थी तो सच्ची, लेकिन सुनने में ये सच्ची नहीं थी, इसलिए लेखिका ने इसको कहानी का नाम दिया है। अब लेखिका की माँ का विवाह हुआ, शादी हुई और अपने ससुराल में आई। यानी लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था? लेखिका की दादी के घर का माहौल गांधीवादी था। लेखिका की माँ सुंदर थी, कमसिन थी। दादी का क्या विचार था
कि हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पहुँची और छीके पर टांग दी। छीका होता है जो एक दीवार से, छत से लटकता हुआ एक तार से बंधा हुआ बर्तन होता है कि वहाँ पर कोई चीज़ रख दे तो बच्चों की पहुँच से बाहर उसको नुकसान ना पहुँचे। तो यानी लेखिका की दादी की नज़रों में जो लेखिका की माँ थी वो इतनी सुंदर थी कि बस उसको तो नहलाओ धुलाओ और एक साइड में बिठाओ, उससे कोई काम मत करवाओ। और लेखिका ने क्या कहा है कि किसी ने उनको छींके से उतारने की कोशिश भी नहीं की। इस वाक्य का मतलब क्या है कि किसी ने उनसे काम करवाने की कोशिश भी नहीं की। संयुक्त परिवार है, ये ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन सबको अपनी निष्ठा बनाए रखने का हक है। लेखिका की माँ इतनी सुंदर व नाजुक थी कि दादी ने उनसे कभी घर में किसी तरह का ठोस काम नहीं करवाया। वो कहती थी, हमारे पास बैल हैं, हम हाथी से हल नहीं जुतवाया करते। अब यहाँ भी लेखिका की दादी की एक बात का पता चल रहा है कि उनको मालूम है कि कौन सा काम किससे करवाना है। कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा है या कोई शारीरिक श्रम ज़्यादा कर सकता है तो उनको अच्छे से पता था। सुलझे हुए विचारों वाली महिला थी लेखिका की दादी। उनको पता था घर में किस सदस्य से किस प्रकार कौन सा काम करवाना है, तो उन्होंने घर को बड़े अच्छे से संभाल रखा था। तो उनकी जो दादी थी वो लेखिका की माँ से किसी तरह का ठोस काम यानी मेहनत वाला काम नहीं करवाती थी। हाँ, ठोस काम यहाँ पर महत्वपूर्ण काम में उनकी राय मांगी जाती थी और मानी भी जाती थी। यानी उनकी सलाह, जैसे मानो बच्चों का एडमिशन है या कोई ज़मीन खरीदनी है या कोई आज़ादी की लड़ाई के लिए कोई प्लानिंग है, तो उसमें उनकी राय मांगी जाती थी और मानी भी जाती थी। माँ को छोड़कर सब लोग लेखिका और उसके भाई बहनों की परवरिश में लगे रहते थे। अब लेखिका की दादी के घर का माहौल देखिए, माँ कुछ काम नहीं करती है, उसको छोड़कर बाकी सब लोग, बाकी औरतें भी और पुरुष भी, क्योंकि 6 भाई बहन तो ये खुद ही हैं और बाकी इनके परिवार में जो चाचा वगैरह होंगे, लेखिका ने क्योंकि औरतों का जिक्र किया है ना, तो बाकी कोई बड़ा जिक्र इन्होंने कर नहीं रखा। लेकिन जाहिर सी बात है परिवार में और लोग तो होंगे ही, उनके बच्चे भी होंगे, तो उनकी परवरिश में लेखिका को छोड़कर बाकी सब लोग लगे रहते थे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरतें हों। लेखिका की माँ का समय संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीतता था। नाना का दबदबा, क्योंकि नाना थे ना अंग्रेजों के ठाट बाट की तरह रहते थे, नाना का दबदबा और स्वयं लेखिका की माँ के स्वभाव के कारण किसी को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और किसी की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी। सुंदर थी, नजाकत थी उनके अंदर, अदाएँ थी, जिस कारण उसे घर वालों से मान सम्मान और बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। अब हम बात करते हैं लेखिका की परदादी की। लेखिका कहती है कि लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, यानी ठीक रहता। लेकिन उनकी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार बोलते पंक्ति को, यानी जो सब लोग काम कर रहे हैं उससे अलग हटकर काम करने का उन्हें शौक था। तो अब हम लेखिका की जन्म तिथि से अंदाज़ा लगाया जाए तो परदादी का जन्म 1890 के आसपास हुआ होगा बच्चों। 1890, 1819, अब आप 2020 में जी रहे हैं, तो कितना पुराना समय, पूरा 1900 गया और 1800 आ गया। इतने पुराने समय में इतने खुले विचार रखने वाली महिला वास्तव में साधारण होते भी असाधारण व्यक्तित्व की स्वामी थी। हम बात करें लेखिका की परदादी की। लेखिका को प्रतिष्ठित शख्सियत बनाने में घर के उन्मुक्त वातावरण का बहुत बड़ा योगदान रहा। पतोहू की पहली संतान के रूप में, पतोहू कौन है यहाँ पर, लेखिका की माँ, और परदादी क्या लगती है, पतोहू, यानी पोते की मिसेज। पतोहू की पहली संतान के रूप में भगवान से लड़की की मन्नत मांगना, घर के कार्यों को करने की बात पर कोई रोका टोकी न करना, चोर को भी प्रेम पूर्वक समझाकर ईमानदार किसान बना देना, 4-5 लड़कियों के होने पर भी किसी के अंदर हीन भावना न आने देना, अपने पास 2 से अधिक धोतियाँ होते ही उन्हें दान कर देना। जैन धर्म में इसको अपरिग्रह कहते हैं, यानी संग्रह न करना, कलेक्शन न करना, भगवान में अटूट आस्था होना आदि बातें एक तरफ पाठकों को प्रेरित करती हैं तो दूसरी तरफ सोचने पर भी विवश करती हैं कि लेखिका की परदादी ऐसी क्यों थी, क्यों उन्होंने अपनी पतोहू की पहली संतान के रूप में लड़की की मन्नत मांगी, क्यों इस मन्नत को अपने और भगवान के बीच में गुप्त ना रखने की बजाय क्यों उन्होंने पूरे समाज में इसका डंका पीट दिया कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की ही होना चाहिए
और समाज के लोग कहते हैं, लेखिका भी कहती है कि भगवान से उनके ऐसे तार जुड़े हुए थे, यानी वो इतनी धार्मिक और आस्थावान थी कि लोगों का मानना था कि इधर उन्होंने तार खींचा यानी मन्नत मांगी और उधर भगवान ने क्या कहा, तथास्तु। और लेखिका कहती है कि भगवान ने पतोहू की पहली लड़की की मन्नत जो दादी ने मांगी थी, परदादी ने मांगी थी, उसका इस कदर से असर हुआ कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 5 कन्याएं घर में उतार दी, देवियां पैदा कर दी। और परदादी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि 5 हुई हैं, 4 हुई हैं, बिना भेदभाव के सब बच्चों का बराबर पालन पोषण परदादी ने करवाया। ये जितने भी हमने चर्चाएं की हैं, लेखिका की नानी, लेखिका की माँ, लेखिका की दादी, लेखिका की परदादी, और बहनों का जिक्र हमने नहीं किया है। बहनें भी अपने आप में कम नहीं थी, एक बहन, सभी अपने अपने उसमें बहादुर, विचारों की पक्की, उनके अंदर दृढ़ता। कुछ प्रसंग आएंगे इसमें पाठ में जब हम पढ़ेंगे तो बहनों का भी ऐसा ही प्रेरक व्यक्तित्व हमारे सामने है। और लेखिका स्वयं भी, एक जगह लेखिका ने जिक्र किया है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो वो 7-8 साल की रही होंगी, और दुर्भाग्य से वो क्या थी, उस समय बीमार थी, टाइफाइड हुआ था। तो लोग उत्सव मनाने के लिए, आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए घर के सब सदस्य चले गए थे। पिताजी उनके पास रह गए थे देखभाल के लिए, बाकी सब चले गए थे। और लेखिका का मन बड़ा था कि इस उत्सव में शामिल हो, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए वो नहीं जा सकी। हाँ, उनको एक उपन्यास दिया गया, यानी लेखिका को बचपन से ही, देखो 38 में पैदा हुई हैं, 1938 में, 47 में देश आज़ाद हुआ, तो कितने साल की थी वो, 9 साल की है। 9 साल की उम्र में वो उपन्यास पढ़ रही हैं। तो बच्चों देखो, कहते हैं ना, होनहार बीरवान के हो चीखने पात, यानी उसके लक्षण जो होते हैं पालने में दिखाई देते हैं, यानी होनहार बच्चा बचपन में ही पहचाना जाता है। तो इसीलिए लेखिका बड़ी होकर अच्छी लेखिका बने। तो इनसे हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है, कहते हैं बच्चों, संस्कारों का बीजारोपण घर से ही होता है। घरेलू कामकाज में निपुणता व्यक्तित्व को एक अंक ज़्यादा दे सकता है, लेकिन उसका अनिवार्य अंग नहीं बन सकता। यानी अगर आपको घर के काम नहीं भी आते हैं तो भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखार देती हैं। जैसे आपने लेखिका की माँ के संदर्भ में देखा होगा, उन्हें घर का कोई काम नहीं आता था, लेकिन वो झूठ नहीं बोलती थी, वो अपने काम से मतलब रखती थी, किसी की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी, यानी निंदा करना उनको नहीं आता था, इधर की बात उधर वो नहीं करती थी। ना ही उन्हें अपने पिता के रुतबे का, पिता का जो दबदबा था नाना का, उसकी वो वहाँ पर कोई धौंस दिखाती थी, किसी प्रकार का उस दबदबे का उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। जिस जैसे घर में उनका विवाह हुआ, उस घर के अकॉर्डिंग, उस घर के अनुसार उन्होंने अपने आप को सामंजस्य बिठाया और अपने घर को अच्छे से चलाया। उनके व्यक्तित्व के खास अंदाज ने उनको बाहर वालों की दोस्ती दे रखी थी, तो घर वालों से उन्हें उचित सम्मान भी मिला हुआ था। लेखिका की दादी भी अपने आप में सुलझे विचारों वाली महिला थी, बड़े परिवार को बांध कर रखना उन्हें अच्छे से आता था। लेखिका और उसकी बहनों को सुगढ़ गृहिणी बनने की शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से दादी से ही मिली थी। लेखिका को परदादी तो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थी। परदादी, उनके मन में लड़का लड़की को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। स्वयं लेखिका और उनकी बहनों ने अपनी निजी जिंदगी और घर की मान मर्यादा के बीच गजब का सामंजस्य बनाया। इसके अलावा लेखिका ने अपनी बहनों का जिक्र किया है। 2 बहनें जो, और लेखिका ने भी, लेखिका की बड़ी बहन ने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, और लेखिका ने यही बताया है कि हम बहनों को विवाह के बाद अपना उपनाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। उन्होंने मनु भंडारी का जिक्र किया है। मनु भंडारी को आप कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। जिससे मनु भंडारी हुई थी उसमें नारीवाद का चलन हो गया था। नारीवाद यानी एक लहर उठी थी कि नारियों को अपने अधिकारों की बात करने का मौका मिला, कि वो क्यों अपने पति का नाम लगाएं विवाह के बाद, वो अपनी पहचान क्यों नहीं बनाए रखें। लेकिन इन 5 बहनों ने ऐसी कोई बात नहीं थी। लोग पूछते थे कि आपको नाम बदलने में दिक्कत नहीं है भाई, आप अपना नाम बदल लेते हो विवाह के बाद, आपका अपनी कोई पहचान नहीं है। तो लेखिका कहती थी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और लेखिका ने अपने प्रयास से वो कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में गई, तो वहाँ पर उन्होंने विद्यालय खुलवाया खुद अपने बच्चों के लिए, और दूसरे बच्चे भी उसमें पढ़े। मिशनरी विद्यालय की स्थापना करवाई, यानी वो शिक्षा को जन्मसिद्ध अधिकार मानती थी। और इसी जन्मसिद्ध अधिकार को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने प्रयास से और समाज के कुछ लोगों के सहयोग से बागलकोट कस्बे में
मिशनरी विद्यालय की स्थापना करवाई थी, जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी और हिंदी और कन्नड़। इसके अलावा वो एक बार जब बिहार में गए थे तो वहाँ पर बड़े पिछड़े लोग रहते थे, दकियानुसी विचारों के पुरातनपंथी, उनको उन्होंने आधुनिकता के दायरे में लाया और समाज के जागरूकता वाले नाटक करने के लिए वहाँ के पुरुषों को और स्त्रियों को मनाया और उन्होंने इनकी बात भी मानी। इस प्रकार लेखिका काफ़ी समाज सेवा कार्य से जुड़ी, समाज सुधार के काफ़ी इन्होंने कार्य किए और इसी प्रकार इनकी बहनें भी विशेष व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, दृढ़ता थी उनके विचारों में, निर्भीक थी और एक कुशल गृहिणी बनकर उन्होंने अपना घर भी संभाला था, शादियाँ भी की थी, शादियों को अच्छे से निभाया भी था। और लेखिका जो है मृदुला गर्ग अब भी शायद दिल्ली में रहती हैं और तस्वीर मैंने उनको आपको दिखाई है, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है। देखो 1938 में पैदा हुई और व्यक्तित्व देखिए, वेशभूषा देखिए, तो काफ़ी इनका जो व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणादायक है। हम इस पाठ से बहनें भी यानी लड़कियां भी और लड़के भी काफ़ी कुछ इस पाठ से सीख सकते हैं, क्योंकि ये पाठ लिखा मेरे संग की औरतों के बारे में है, एक औरत ने, लेकिन ये पुरुषों के लिए पढ़ने के लिए है कि वो लड़के जब इसको पढ़ें तो वो भी अपने जीवन में क्या प्रेरणा ले सकते हैं वो खुद सोचें। बात आई ना इसमें कि पुरुष भी घर का काम करते थे और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, तो ऐसा ही माहौल आगे चलकर घर में लड़के और लड़कियां जब उन पर जिम्मेवारी आए वो एक जिम्मेवार नागरिक बने, तो इसी प्रकार का माहौल वो अपने आने वाली पीढ़ी को दे और परिवार में इस प्रकार का माहौल बनाए। काफ़ी कुछ हर वर्ग के व्यक्ति के लिए इस पाठ में सीखने के लिए है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप इस पाठ से परीक्षा की तैयारी तो करेंगे, लेकिन जीवन रूपी परीक्षा के लिए आप इस पाठ से बहुत कुछ सीखेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। और आशा है मृदुला गर्ग और उसकी बहनों की तरह आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से वीडियो को समझने के लिए आप 1 बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो उसमें से भी आप पाठ को पढ़िए। और अंत में यही बात कहूँगी कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगली वीडियो हम इसी के प्रश्न उत्तर यानी NCERT के सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।